हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब माय चैनल। फ्रेंड्स, आप लोग का मेरे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, पढ़ाई लिखाई में व्यस्त चल रहे होंगे। पढ़ाई लिखाई में सच में आप लोग अपना जी जान लगा दो। अब मैं PYQ कराने लेकर के आई हूँ। क्या प्रवक्ता चयन परीक्षा 2016 यानी GIC का पेपर है। GIC भी जानते हो आप लोग, बहुत अच्छी मतलब बहुत तगड़े लेवल का क्वेश्चन पूछता है। तो नेट से एकदम टक्कर देने वाला क्वेश्चन है। मोनी जी कह रही हैं सुबह 10:40 वाले क्लास में कि मैम थोड़ा सा नेट का क्वेश्चन लाइए, क्योंकि लेवल मैंने बहुत लो कर दिया। अब आप लोग को समझ में आया होगा। अब आप लोग खुद जब डिमांड कर रहे हो तो मैं लाई हूँ, ठीक है। नहीं तो ऐसे मैं भी इजी इजी क्वेश्चन विटामिन ए से क्या होगा, बी से क्या होगा, मैं भी करा करके निकल लेने वाली हूँ। लेकिन खैर कोई बात नहीं, आप लोग समझ गए जल्दी से कि मैम क्वेश्चन बहुत ही लो हो जा रहा है। तो आज आप लोग जान लिया हम लोग क्या देखेंगे, प्रवक्ता 2016 का क्वेश्चन देखेंगे। ठीक, जितने क्वेश्चन होंगे हम लोग सॉल्व करेंगे 50-50 मिनट में, ठीक है। इसका आंसर भी साथ में है, आंसर मैं छुपा लिया करूंगी, आप लोग अपना आंसर दें। ठीक, क्या प्रश्न है? चलचित्र किस प्रकार की विस्तारण शिक्षा की विधि है? जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, ये तो मैं कहना ही भूल जाती हूँ, और आप लोग अपने मन से तो करने वाले नहीं हो। अभी जो वीडियो देख रहा है, पहले एंट्री करते ही आपको वीडियो को लाइक करके एंट्री करना है, ठीक है। आप वीडियो को लाइक, खैर ये तो लाइक करने के लिए मुझे नहीं कहना पड़ता है। जितने बच्चे देखते हैं अप्रॉक्स उतना सब लोग लाइक करते हैं। लाइक के लिए कुछ नहीं, कमेंट के लिए भी कुछ नहीं, आप लोग कमेंट भी करते हो, लाइक भी करते हो, इसके लिए मुझे नहीं शिकायत है। लेकिन सब्सक्राइब नहीं चैनल हो रहा, केवल और केवल मुझे इस चीज के लिए आप लोगों से शिकायत है, थी और रहेगी, ठीक है। जब तक 1,000 नहीं हो जाते हैं, 1,000 सब्सक्राइबर आप लोग हो जाओगे, मैं कभी भी नहीं कहूंगी कि एकदम मैं प्रेशर नहीं दूंगी कि आप लोग सब्सक्राइब करो। सब्सक्राइब आपका मन करे तो करना, मन करे तो ना करना, ठीक है। फिलहाल चलो बातें हो गई, क्वेश्चन का आंसर कर दो। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर है, चलचित्र किस प्रकार की विस्तारण शिक्षा की विधि है? ऑप्शन ए वाचन और दृश्य, ऑप्शन बी वाचन, ऑप्शन सी दृश्य, ऑप्शन डी सुनना। आप लोग आंसर करें। आज हो सकता है आप लोग का वीडियो मैं थोड़ा सा लॉन्ग रखूंगी, 1 आध घंटे तक पहुंचा दूंगी, क्योंकि आज मेरे पास ऐसा कुछ अभी तक फिलहाल नहीं दिख रहा है कि मुझे बहुत अर्जेंट कहीं जाना हो, कहीं कुछ करना हो, ठीक है। तो हो सकता है क्लास आप लोग का लंबा चले। तो आप आंसर करो मैम। चलचित्र क्या हो गया? दृश्य हो गया, यानी देखना हो गया। क्या हो गया? देखना हो गया। इसका विस्तार से आप लोग पढ़ लें। दृश्य यानी चलचित्र विस्तारण शिक्षा की विधि है। चलचित्र द्वारा व्यक्ति किसी विषय वस्तु पर विचारों को नियंत्रित कर मनन का आधार प्रस्तुत करता है। एक अच्छी शिक्षण प्रणाली में चित्रों का उपयोग महत्वपूर्ण होता है। चलचित्रों को प्रसार शिक्षा में लाने के निम्नलिखित उद्देश्य होते हैं: रुचि को प्रेरित करने के लिए, व जागरूकता उत्पन्न करने के लिए, नए विषयों को प्रारंभ करने के लिए, किसी समस्या के विशिष्ट भागों को समझाने के लिए, किसी विषय सामग्री या कार्यक्रम के क्रमिक विकास को समझाने के लिए, वह विभिन्न इकाइयों को स्पष्ट करने के लिए, ठीक है। ऐसे हम लोग एक्सप्लेन करते पढ़ते चलेंगे। ये देख लो, ये क्वेश्चन आप लोग देख लो ना कहीं क्वेश्चन मैच करते हैं। अभी कल जो मैं आप लोगों को PYQ करा रही थी प्रैक्टिस सेट में, उसमें ये क्वेश्चन थे। तो ऐसे ही क्वेश्चन ले लेकर के इधर उधर से PYQ को ही लेकर के सब प्रैक्टिस सेट किताब वाले जो भी राइटर हैं बनाए होते हैं। खैर ठीक है, कोई बात नहीं। दूसरे का आंसर करो। रोगों की रोकथाम और स्वास्थ्य का संवर्धन का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए रोगहर, ऑप्शन बी प्राथमिक दवा, ऑप्शन सी रोकथाम दवा, ऑप्शन डी आधुनिक दवा। आप लोग इस चीज को देख रहे हो, अब क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। बहुत मैंने प्रैक्टिस करा दिया, डेली 10:40 पे क्वेश्चन आप लोग कर रहे हो, तो अब क्वेश्चन क्या, अब रिपीट होने लगे हैं। और जब क्वेश्चन रिपीट होता है तो अब हमें याद होने लगता। रिपीट हुआ क्वेश्चन अगर आपसे गलत हो जाए तो ये आप क्षमा योग्य नहीं है, ये गलती आपकी क्या, अपराध है, समझे। जो क्वेश्चन रिपीट हो जा रही है, अगर उसको आप गलत कर रहे हैं तो आप अपराध कर रहे हैं, ये समझ लीजिएगा। अब वो समय नहीं रहा कि हम गलती करते सीखते रहें। 2022 का फॉर्म भरा हुआ है, क्या एग्जाम हो गया? 3-3 4-4 साल 5-5 साल बीत जा रहा है, एग्जाम नहीं हो रहा है, और ऐसे में भी आप लोग लापरवाही करके क्वेश्चन गलत कर दो तो ये क्षमा योग्य नहीं है। फिलहाल हमसे तो नहीं क्षमा होगा, आप लोग अपने आप को क्षमा कर लेना। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, रोकथाम दवा। क्या होगा? रोकथाम दवा, ठीक है। इसको पढ़ने की जरूरत नहीं, वही चीजें दिया। अब इसका आंसर करें। ये प्रश्न क्या आपको रिपीट नहीं हुआ है? काली खांसी डैश 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 से होती है। काली खांसी का जो इंग्लिश में नाम जान रहा होगा वो तुरंत आंसर कर ले जाएगा, ठीक है। आपको कमेंट बॉक्स में ये भी बताना है, अभी आप बताते चलो कि काली खांसी में कौन सी वैक्सीन लगाते हैं।
फिलहाल आंसर ऑप्शन इसका ए एन मेनिंजाइटिस, ऑप्शन बी एम न्यूमोनिया, ऑप्शन सी एस पायोजेंस, ऑप्शन डी बी पर्ट्यूसिस। आप आंसर कर रहे हैं कि मैम तीसरे का डी हो जाएगा बी पर्ट्यूसिस, बॉडी टेला पर्ट्यूसिस। बी यानी बॉडी टेला पर्ट्यूसिस, इसके क्या है बैक्टीरिया के नाम है या जो भी होते हैं रीजन, ठीक है, बैक्टीरिया जनित है कि वायरस जनित, आप लोग कमेंट बॉक्स में बता देना। इसमें वैक्सीन लगता है डीपीटी का। डीपीटी का फुल फॉर्म बता दो क्या होगा, तो डिप्थीरिया पर्ट्यूटिस एंड टिटनेस। ये पर्ट्यूटिस क्या है, यही काली खांसी है, यही वूपिंग कफ है, ठीक है। एक्सप्लेन यहां दिया हुआ है। काली खांसी वी पर्ट्यूसिस नामक जीवाणु से होता है। काली खांसी विशेषकर बच्चों में फैलती है। अधिक दिन तक रोग रहने से दुर्बल बच्चों को निमोनिया भी हो सकता है और मृत्यु भी हो सकती है। यह रोग रोगी के खांसने, छींकने तथा बोलने से बाहर निकले रोगाणुओं के वायु में मिलकर स्वस्थ व्यक्ति तक पहुंच जाने से होता है, ठीक है। अब इसका आंसर करते क्वेश्चन नंबर 4। क्या है, कूट दिया हुआ है क्या, हाँ ठीक कूट दिया है, लेकिन ये भी प्रश्न कल हम लोगों ने किया था। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर करें। अन्य गैसें जो न्यून मात्रा में वायु में हैं, ऑप्शन ए ऑर्गन है, ऑप्शन बी नियोन है, ऑप्शन सी अमोनिया है, ऑप्शन डी सल्फर डाइऑक्साइड है। तो ऑप्शन ए सही होगा 1 और 2, ऑप्शन बी सही होगा 2 और 3, ऑप्शन सी सही होगा 3 और 4, ऑप्शन डी सही होगा 1 और 4। आप लोग तो आंसर कर ही लेते हो मुझसे जल्दी जल्दी, तो मुझे समय देने का तो मतलब ही नहीं लगता है। तो यहाँ थोड़ा सा मैंने समय दिया क्योंकि क्वेश्चन बड़ा था, समझने के वाला था। तो आप कह रहे हो मैम 1 और 2 सही हो जाएगा। आर्गन और नियान क्या है, न्यून मात्रा में यानी अल्प मात्रा में होते हैं, ठीक है। यहाँ हो गया, इधर आ जाओ आप लोग। क्वेश्चन नंबर, अब इधर थोड़ा सा हो सकता है आपका वो दिख जाए आंसर, क्यों, क्योंकि फोटो तिरछा है। चलो दिखने तो नहीं दूंगी। चलो अब इसका आंसर आप करते, ये क्वेश्चन आप लोग किए हो। अब तक जितना क्वेश्चन किए हैं आप लोग, केवल पहले क्वेश्चन को छोड़ करके क्वेश्चन रिपीटेड नहीं थे। पहला नहीं रिपीट है, बाकी सारे चारों क्वेश्चन रिपीट है। कृत्रिम वायु आवागमन अधिकतर जैसे स्थानों पर पाया जाता है, किन स्थानों पे, सार्वजनिक हॉल में, सिनेमा घर में, कारखाने में, बस अड्डे पे। आप इसका बहुत अच्छे से आंसर देख पा रहे होंगे। आप लोग कमेंट बॉक्स में कर दो क्या ये सारे क्वेश्चन रिपीट हैं कि नहीं है। तो आप कहोगे जी मैम ये क्वेश्चन हम लोग कई बार प्रैक्टिस कर चुके हैं, तो जो बस अड्डा होगा इसको छोड़ करके अब क्या है, अब आपको आंसर कहीं देखने की जरूरत नहीं है, ये आंसर सब आपको मालूम है, ठीक है। तो 3 सही होगा, 1 2 3 यानी बी सही हो जाएगा, ठीक है। कह दो आपके नहीं कि ये है। ईपीए को विस्तारित करें, ये क्वेश्चन है नया। अब आप बताओ ईपीए का पूर्ण रूप क्या है। एसेंशियल पेंटानोइक अम्ल, इको सॉप इको सॉपलमेटिक अम्ल, इकोसा इकोसा पेंटोनोइक अम्ल, इकोसा पेंटोनोइक एंटीऑक्सीडेंट। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, दमदार क्वेश्चन है। इसका आंसर आप लोग करें क्या होगा। ईपीए का फुल फॉर्म क्या है, ईपीए क्या स्टैंड करता है। तो आप कह रहे हो मैम इकोसा पेंटानोइक अम्ल। अब कहाँ है इकोसा पेंटानोइक अम्ल, तो आप कहोगे ऑप्शन सी, यानी ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा। ये कहाँ हम लोग पढ़ते इकोसा और डोकोसा, आपको मालूम है, आप बताना तो खोज करके। ये आंसर करें आप लोग क्वेश्चन नंबर 7। स्तन दूध का छाछ केसीन अनुपात आरंभिक स्तनपान में होता है। यानी पूछ रहा है कि स्तनपान में दूध, छाछ और केसीन का अनुपात क्या होता है। तो ऑप्शन ए है 60.40 रेसो, मतलब 60:40। ऑप्शन बी 18:82, ऑप्शन सी 80:20, ऑप्शन डी 90:10। क्वेश्चन का लेवल कैसा आप कमेंट बॉक्स में जरूर बता दो। मोनी जी इस क्वेश्चन इसका आंसर जरूर देंगी कि क्वेश्चन का लेवल आज सही है कि नहीं है। बहुत ज्यादा परेशान थी कि मैम नेट कराइए नेट कराइए, ठीक है कराऊंगी मैं नेट भी, लेकिन फिलहाल मैंने सोचा कि इसको 2-3 दिन करा दो। इसका भी लेवल आप लोग देख लो क्या है स्टैंडर्ड। तो आंसर हो जाएगा 80 से 90। कहाँ होगा इसका अनुपात, क्या होगा इसका अनुपात हो जाएगा, क्या होगा इसका अनुपात
इसका अनुपात होगा 80:20। क्या होगा? 80:20। ठीक है, यहाँ पे 80:90 दिया है, लिख करके वही हम भी कहेंगे क्या चीजें हो। स्तन दूध का छाछ केसीन अनुपात आरंभिक अनुपात में 80:20 होता है। ठीक है, 90 दिया नहीं, मिस प्रिंट हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर करते। इसका आंसर क्या है? गर्भावस्था के दौरान वांछित आईसीएमआर है। तो ये किस सन का पेपर है? 2016 का। तो ये आपको ऐसे भी नहीं करना है, क्योंकि अभी 2024 में भी रिवाइज हो गया, 20 में भी हो गया, तो उसके अकॉर्डिंग आपको बताना है। ये क्या है? गर्भावस्था के दौरान वांछित आईसीएमआर है। किस चीज का वांछित? क्या क्या पूछ रहा है? यहाँ तो कुछ नहीं है। तो यहाँ भी पेपर में भी क्या है, आयोग ने इस प्रश्न को निरस्त कर दिया, क्योंकि आप भी ये देख रहे हो कि यहाँ पे कुछ पूछा नहीं गया है। जैसे पूछ लेता आईसीएमआर में वसा कितने ग्राम है, प्रोटीन क्या है, तो ऐसा कुछ तो नहीं दिया है। तो ये प्रश्न को आयोग ने गलत मान लिया था। ठीक, 9 का आंसर कर दो आप लोग। जिंक फास्फाइड या फोस्फाइड एक जहर के रूप में डैश 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 के लिए प्रयुक्त होता है। ऑप्शन ए दीमक, ये भी क्वेश्चन आप लोग किए हो, याद रखना, मुझे याद है। ऑप्शन बी तिलचट्टा, ऑप्शन सी चूहा, ऑप्शन डी घरेलू मक्खी। जिंक फास्फाइड जो है, ये फोस लिखा है, फास्फाइड होगा। ठीक है, जिंक फास्फाइड जो है ये किसके लिए जहर का काम करता है? तो आप बहुत अच्छे से जान रहे हो कि मेमरैट के लिए, यानी चूहे के लिए, चूहे मार दवा में जिंक फास्फाइड होता है। ठीक है, इधर आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर कर दे। खैर यहाँ तो आंसर ही नहीं है। 6 वर्ष से कम आयु के बालक, गर्भवती और स्तनपान कराने वाली माताएं, किशोर लड़कियां डैश 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 की लाभार्थी। इधर आओ तो देखते हैं। की लाभार्थी, अच्छा मतलब किसकी लाभार्थी हैं? मध्याह्न भोजन कार्यक्रम की। क्या क्या दिया था? 6 वर्ष से कम की बच्चियां। क्या दिया था? 6 वर्ष से कम आयु के बालक हो गए, गर्भवती माता दिया था, और स्तनपान कराने वाली महिला। ठीक है, उनमें क्या दिया? ऑप्शन ए मध्याह्न भोजन कार्यक्रम है, बालवाड़ी भोजन कार्यक्रम है, एकीकृत बाल विकास सेवा है, जवाहर रोजगार है। तो मध्याह्न तो होगा नहीं, क्योंकि मध्याह्न में औरतें नहीं जा रही हैं, केवल बच्चे हैं। बालवाड़ी में भी केवल बच्चे होते हैं, वहां भी मां नहीं जाएगी। ठीक है, वहां भी मां नहीं जाएगी, नहीं जाएगी ना, तो वहां भी मां नहीं जाएगी। एक जगह है जो सबको समराइज करके बैठा है, आईसीडीएस। क्या है? आईसीडीएस, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोग्राम, नहीं या स्कीम। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। यहाँ पे आप लोग देख लो क्या है। 6 वर्ष से कम आयु के बालक, गर्भवती और स्तनपान कराने वाली माताएं, किशोर लड़कियां, एकीकृत बाल विकास सेवा योजना, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस स्कीम। आप लोग देख लो क्या होता है, या तो सर्विस होगा या तो स्कीम होगा। ठीक है, या अगर दोनों को तो दोनों आप लिख देना, सही कर देना। कि लाभार्थी हैं, इसको आईसीडीएस भी कहते हैं। इसकी स्थापना सन 1975, डेट भी अगर कोई पूछे तो 2 अक्टूबर 1975। ठीक है, ऐसे हम लोग पढ़ते चलेंगे आराम आराम से। क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर कर दो। एक बालक चलने, दौड़ने जैसी गतिविधियों पर किस समय नियंत्रण पाता है? यानी कितने साल का बच्चा होगा तो वो चल लेगा, दौड़ लेगा, सब कर लेगा और गिरेगा नहीं। ठीक है, ऑप्शन ए 1 से 2 वर्ष, 1 या 2 वर्ष। ऑप्शन बी 7 या 8 वर्ष। ऑप्शन सी 4 या 5 वर्ष। ऑप्शन डी 2 या 3 वर्ष। कितने साल का बच्चा होगा? तो आप आंसर दे रहे हो कि मैम 4 या 5 साल के बच्चे जो होते हैं, जिनके पास बच्चे होंगे, एक चीज तो उनके पास बेनिफिट है कि उनके आधा क्वेश्चन तो ऐसे ही सही हो जाएंगे। क्यों, मैं गलत कह रही हूँ? टीका वाला भी क्वेश्चन आप लोग बता ले जाओगे, क्योंकि हर समय बच्चे को वैक्सीनेशन कराने ले जाते हो। ये वाले क्वेश्चन भी आप लोगों से सही हो जाएंगे, तो आप लोगों को ये बेनिफिट सरप्लस मिलता है। ठीक है, बोनस जिसे कहते हैं, बोनस मिलता है। तो 11 का आंसर आप कर रहे हो मैम सी, यानी 4 या 5 वर्ष का बच्चा जो होगा वो दौड़ लेगा, चल लेगा, खेल लेगा, सब कर लेगा। ठीक है, 11। अब क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर दे दे। जल के शुद्धिकरण की भौतिक विधि है। भौतिक विधि क्या होता है? रासायनिक विधि क्या होता है? रासायनिक विधि का मतलब होगा जिसमें कोई चीज हम डाल दें। पानी है, उसमें हम फिटकरी डाल दिए, हम क्लोरीन डाल दिए, हम ब्लीच डाल दिए, ये क्या हो गया? ये रासायनिक विधि से हम जल को शुद्ध कर रहे हैं। ठीक, और भौतिक विधि क्या हो गया? भौतिक विधि मतलब कैसे आपको समझाएं? भौतिक विधि मतलब जैसे किसी चीज में उसमें कुछ हम मिला नहीं रहे हैं, जैसे छलनी से छान दिए, फिल्टर से छान दिए, आरओ से छान दिए, पानी उबाल दिए, ये क्या हो गया? ये भौतिक विधि हो गया। ठीक है, तो इसका आंसर आप समझ गए कि उबालना हो जाएगा। क्या होगा?
उबालना हो जाएगा। ठीक है, यहाँ देखो दिया है जल की शुद्धिकरण की भौतिक विधि उबालना है। इस विधि में अशुद्ध जल को अग्नि पर रख दिया जाता है और उबलने पर उतार दिया जाता है। इससे जल की स्थायी कठोरता दूर हो जाती। सॉरी, परंतु उबला जल ऑक्सीजन रहित हो जाता है। अगर जल उबाल दिया जाए तो उसमें ऑक्सीजन खत्म हो जाता है। ठीक है, अतः इसे वायु युक्त करना आवश्यक है, यानी इसे ठंडा होने दे और ठंडा होकर के तब उसमें क्या होगा, ऑक्सीजन मिक्स हो जाएगा। इसका आंसर करो, ये है बढ़िया प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 13, ग्रेन्युलोसाइट क्या है? ग्रेन्युलोसाइट है, क्या है? ऑप्शन ए न्यूट्रोफिल्स है, ऑप्शन बी इओसिनोफिल्स है, ऑप्शन सी बेसोफिल्स है, ऑप्शन डी प्रयुक्त सभी है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, आप इसका आंसर कर दे। क्या इसका एक्सप्लेन भी बहुत अच्छे से दिया हुआ है, अभी मैं पढ़ा दूंगी। तो इसका आंसर आप कह रहे हो मैम ग्रेनुलोसाइट जो हैं ये क्या है? ग्रेनुलोसाइट ये सभी हैं, न्यूट्रोफिल्स भी है, इओसिनोफिल्स भी है, बेसोफिल्स भी है। आप बहुत अच्छे से जान रहे हो मैम ये टाइप ऑफ डब्ल्यूबीसी है। क्या है? टाइप ऑफ डब्ल्यूबीसी है। इसका एक्सप्लेन हम लोग देख लेते हैं। ग्रेनुलोसाइट 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 न्यूट्रोफिल्स, डब्ल्यूबीसी रुधिराणु में इनकी संख्या सबसे ज्यादा होती है। ये श्वेत रुधिराणु की उच्च संख्या का 60 से 70% तक होती है। यानी डब्ल्यूबीसी का जितना भी डब्ल्यूबीसी है 6000 से 10,000 है ना, तो 6000 से 10,000 में 60 से 70% तक तो क्या है, न्यूट्रोफिल्स है। क्या है? न्यूट्रोफिल्स है। ठीक, इओसिनोफिल्स कितना है, कहाँ है, क्या है? किन्हीं दशाओं में विशेषतः परजीवी यानी कृमियों के संक्रमण के कारण व्यक्ति के रक्त में इनकी संख्या अत्यधिक बढ़ जाती है। इस दिशा को सीनोफिलिया का रोग कहते हैं। समझे? इओसिनोफिल्स की संख्या जब बढ़ जाती है उसको क्या कहते हैं? सीनोफिलिया का रोग कहते हैं। नंबर 3 बेसोफिल, डब्ल्यूबीसी रुधिराणुओं की कुल संख्या का 0.5 से 2% तक होते हैं। यानी बेसोफिल्स जो हैं डब्ल्यूबीसी के कितने होते हैं? आधा से लेकर के 2% तक होते हैं। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट आप बना लो। ऐसे प्रश्न पढ़ने चाहिए। ये प्रश्न क्या है, आपका लेवल मेंटेन करते हैं, एक आपका स्तर मेंटेन करते हैं। ठीक है, हम ये नहीं कहेंगे कि हमेशा यही प्रश्न पढ़ो, केवल यही प्रश्न नहीं आते हैं। अगर एक आप पेपर देने जा रहे हो, अगर उस पेपर को 100% हम मानते हैं कि 100% पेपर है, तो 100 में से 40 या 45% क्या होता है, बिल्कुल हलवा क्वेश्चन होते, इजी होता है। ठीक है, जैसे विटामिन ए की कमी से क्या होगा, कपास क्या है, सीड वाले फाइबर क्या है, तना वाले, तो क्या होगा, ये इजी क्वेश्चन हो गया। ठीक है, और जो 10 से 15 क्वेश्चन होते हैं इतने टफ होते हैं कि आपको हवा भी नहीं लगेगी। ठीक है, कि ये क्वेश्चन क्या होगा कि 10 से 5% या 15% जो क्वेश्चन होते हैं कुछ ऐसे होते हैं। ठीक है, और बाकी जो फिर 20 से 25 प्रश्न क्वेश्चन होते हैं, मतलब परसेंट होते हैं, वो क्या होते हैं, इजी टू मॉडरेट होते हैं। मतलब किसी को आ रहे होते, किसी को नहीं, उन्हीं में से ये प्रश्न हो गए। ठीक है, उन्हीं प्रश्नों में से ये हो जाते हैं। तो ऐसे प्रश्न आते हैं, हम ये नहीं कहेंगे कि यही पढ़ो, लेकिन हाँ इसको भी पढ़ो। ठीक, क्योंकि वो जो 40 से 45% बच्चे हैं जो प्रश्न है वो तो हर कोई कर लेगा। तो आप कहाँ गए, आप उन्हीं 20 से 25% में हो, वहीं से मेरिट बन जाती है। वो इजीएस्ट वाला तो सब छोड़ देते हैं। अरे जो हार्ड होता है, जो बहुत कठिन होता है, उसे तो सब छोड़ दिए। जो 10 से 15% होते हैं क्वेश्चन, उन्हें तो हर कोई छोड़ दिया। लेकिन इस 20 से 25% में ही सब करके अपना 60 प्लस लेकर जाते हैं। ठीक है, तो आपको इन्हीं 20 से 25 क्वेश्चन में से सही करना है। ये तो हर कोई सही करके आता है, और इसमें तो हवा ही नहीं लगती, 2-4 सही हो जाते हैं, ऊपर से माइनस मार्किंग भी है। तो इन सारे चीजों का भी ध्यान देना है एलटी में। अब इसका आंसर कर दो। फाइब्रिनोजन को फाइब्रिन में बदल देता है, कौन बदलेगा? ऑप्शन ए ट्राम्बोक्सेन, ऑप्शन बी प्रोथ्रोम्बिन, ऑप्शन सी थ्रोम्बोसाइड्स, ऑप्शन डी थ्राम्बोन। देखो क्या गजब का ऑप्शन क्रिएट किया गया है, सब थ्राम्बो थ्राम्बो थ्राम्बो, ताकि आप कंफ्यूजन में रहो। ये लेवल है, किसका लेवल है? तो जीआईसी का लेवल है। ऐसे थोड़े जीआईसी में टीचर बन जाओगे, लेक्चरर बन जाओगे। आंसर करते आप 14 का। तो आप कह रहे हो मैम थ्रोम्बिन जो होगा ये क्या करता है, फाइब्रिनोजन को फाइब्रिन में बदलता है और ब्लड क्लॉट हो जाता है। ठीक है, इसका एक्सप्लेन तो नहीं दिया है, इसका आंसर कर दो। डिग्लियोटिशन
क्या है डिग्लूटेशन? डैश 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 की प्रक्रिया है। ऑप्शन ए निगलना, ऑप्शन बी उत्सर्जन, ऑप्शन सी चबाना, ऑप्शन डी में स्पोइला। आप आंसर कर दे। डिग्लूकेशन क्या है? आप आंसर करिए। मेस्टिकेशन क्या होता है? उसमें भी एक ऐसे ही प्रश्न अगर बन जाए कि मेस्टिकेट क्या होता है, आप आंसर कर दे, नहीं तो स्क्रीन बुझ जाएगा। तो आंसर आप कर दिए कि मैम इसका आंसर हो जाएगा निगलना। क्या होगा? निगलना। ठीक है। क्या होगा? आप किसे निगलोगे? आप किसी डिश को ही तो निगलोगे। तो जी मैम, हम लोग किसी डिश को ही निगलेंगे। कोई चीज हम लोग खाएंगे और उसे हम क्या करेंगे? निगल लेंगे। ठीक है। तो क्या हो गया? डिग्लूटेशन। तो डिग्लूटेशन को आप डिश पढ़ लेना और यहां से आपका आंसर सही हो जाएगा। ठीक है। इधर आ जाइए। इधर आपका क्वेश्चन है। चलो, इतना सा तो छुपा ही ले रही हूँ। बता दो क्या है, छुपाने कोई मतलब नहीं था। पुनर्जीविक जीवक के लिए प्रयुक्त होते हैं। ऑप्शन ए रक्तदान, ऑप्शन बी कृत्रिम श्वसन, कृत्रिम श्वसन, ऑप्शन डी डायलिसिस, ऑप्शन डी अतिछनन। क्या होगा? पुनर्जीवक के लिए प्रयुक्त होगा। तो आप बता रहे हो मैम शब्द तो बहुत कठिन है। ऑप्शन होगा कृत्रिम श्वसन। क्या होगा? कृत्रिम श्वसन। इसका एक्सप्लेन पढ़ लो। पुनर्जीविक यानी क्या होगा? कृत्रिम श्वसन के लिए क्या इसको पढ़ेंगे? रिस्यूसिटेटर। रिस्यूसिटेटर कृत्रिम श्वसन के लिए प्रयुक्त होता है। कृत्रिम श्वसन क्रिया के निम्न उद्देश्य हैं। नंबर 1, श्वसन तंत्र को उत्तेजित करना। नंबर 2, श्वसन को पुनः शुरू करना। नंबर 3, वक्ष स्थल पर दबाव देना। कृत्रिम श्वसन क्रिया में वक्ष स्थल पर दबाव डाला जाता है। कृत्रिम श्वसन देने की 3 विधियां हैं। सिल्वेस्टर विधि, शेफर्स विधि, लाबोर्ड विधि। आप लोगों का HW है, पता कर लीजिएगा कि जब व्यक्ति डूबता है उसमें किस विधि में बचाते हैं, फांसी लगाने पे किस विधि का यूज करते हैं। ये सारी चीजें आपको पढ़ना है कि लाबोर्ड विधि कहाँ प्रयोग करते हैं, सिल्वेस्टर विधि और सेफर्स विधि। ठीक है। आपका HW 10th के बुक में दिया है। ठीक है। कभी मौका मिलेगा तो करा दूंगी, आप लोग फिलहाल खोज लेना। क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर कर दो। आमाशय में पेप्सिनोजन को सक्रिय करता है। ऑप्शन ए पेप्सिन, ऑप्शन बी HCl, ऑप्शन सी रेनिन, ऑप्शन डी अमाइलेज। इसका फिलहाल मैं एक्सप्लेन करूंगी। पेप्सिन प्रोटीन पे वर्क करता है। किस पे? प्रोटीन पे। रेनिन मिल्क पे वर्क करता है। और HCl जो है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो है, ये खाने का माध्यम बना देता है। कैसा? क्षारीय की अम्लीय। आप लोगों का HW है, कमेंट बॉक्स में अभी बताओ कि जो HCl है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, हमारे खाने को कैसा बनाएगा? क्षारीय की अम्लीय। अमाइलेज जो है CHO पे वर्क करता है। किस पे? CHO पे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आप कह रहे हो मैम HCl ही जो है ये क्या करता है? आमाशय में पेप्सिनोजन को सक्रिय करता है, उसे पुश करता है। ठीक है। उसे एक्टिव बना देता है। इसका आंसर एक्सप्लेन देख लो। HCl, जिन्हें हम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कहते हैं, आमाशय में पेप्सिनोजन को सक्रिय करता है। आमाशय की जठर ग्रंथियों से प्रतिदिन लगभग 2 से 3 लीटर जठर रस का श्रावण होता है। अब प्रश्न बन जाए कि प्रतिदिन, देखो PCT में, LT में और ये कौन सा एग्जाम है, GIC में ऐसे ही टफ प्रश्न आते हैं। अगर प्रश्न वहां पे बन जाए कि आमाशय जठर ग्रंथियों से प्रतिदिन कितना जठर रस स्राव होता है, ये प्रश्न बन जाएगा, तो आप कितना बताओगे? 2 से 3 लीटर जठर का स्राव होता है। पर दिन, पर डे हम लोग कितना ML लार लार निकालते हैं, हमारे मुख से लार ग्रंथियां निकलती हैं। कितना बाइल जूस होता है, कितना यूरिन डिस्चार्ज होता है, ये सब आपको लर्न होना चाहिए। ठीक है। क्योंकि आयोग पागल होता है, वो कुछ भी ऐसे क्वेश्चन पूछ लेता है। तो ये सारा डाटा आपको याद होना चाहिए। अगर याद हो तो कमेंट बॉक्स में बता दो कि पर डे हम लोग कितना लार स्रावित करते हैं, कितना यूरिन डिस्चार्ज करते हैं, और क्या मैंने पूछा, और कितना बाइल जूस का निर्माण होता है। आप चाहें तो कमेंट बॉक्स में तीनों का आंसर दे सकते हैं। ठीक है। चलो आगे निकल चलो। HCl में भोजन क्या करता है? भोजन को सड़ने से रोकता है। कौन? यही HCl में जो आमाशय रस निकलता है, आमाशयी रस निकलता है। इसका आंसर करो। निम्नलिखित में से कौन उदर आंत्र नलिका का भाग नहीं बनाता? ऑप्शन ए यकृत, ऑप्शन बी पित्ताशय, ऑप्शन सी अग्नाशय, ऑप्शन डी ये सभी। क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर कर दो। निम्नलिखित में से कौन उदर आंत्र नलिका का भाग नहीं बनाता?
आप आंसर कर रहे हैं कि मैम ये सभी हो जाएगा। क्या होगा? ये सभी होगा। कैसे? यकृत, पित्ताशय, अग्नाशय आदि ये सब उदर आंत नलिका का भाग नहीं है। देखो कितना टफ प्रश्न पूछा है। ये प्रश्न आप लोग को समझ में आया? इसका आंसर कर दो। सांद्राव हार्मोन का उदाहरण है। ऑप्शन ए इंसुलिन, ऑप्शन बी एपिनेफ्रिन, ऑप्शन सी ग्लूकागॉन, ऑप्शन डी एस्ट्रोजन। आंसर कर दे 19 का क्या होगा? 19 का आंसर कर दें तो सांद्राव हार्मोन, जिन्हें क्या कहेंगे, इंग्लिश वाला शब्द आप जान लो, इसे क्या कहेंगे? सांद्राव हार्मोन को स्टेरॉयड हार्मोन। क्या कहेंगे? स्टेरॉयड हार्मोन। अब आप आंसर दे लोगे। आप कहोगे मैम स्टेरॉयड हार्मोन पूछ लिया तो आंसर हो जाएगा एस्ट्रोजन। क्या होगा? एस्ट्रोजन। ठीक है। अब आप इसका एक्सप्लेन देख लो। सांद्राव हार्मोन, जिसे स्टेरॉयड हार्मोन कहते हैं, का उदाहरण एस्ट्रोजन है। अब आप बता दो ये एस्ट्रोजन मेल हार्मोन है कि फीमेल हार्मोन है? ये अभी आप कमेंट बॉक्स में बताते चलें। फिलहाल क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर मैं पूछूंगी। क्वेश्चन, स्पर्मेटिड से शुक्राणु में परिवर्तन की प्रक्रिया कहलाती है। ऑप्शन ए शुक्राणुत्सर्जन, ऑप्शन बी शुक्राणु, ऑप्शन सी स्पर्मिएशन, ऑप्शन डी स्पर्मियोनेजेनेसिस। आप बहुत अच्छे से जान रहे हो, इस क्वेश्चन को मैं कई बार करा चुकी हूँ। मुझे अगर याद आ रहा है तो आपको भी याद आ रहा होगा। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा स्पर्मियोजेनेसिस। क्या होगा? स्पर्मियोजेनेसिस। इसी बात पे आप लोग बता दोगे क्या कि ग्लाइकोजेनोलाइसिस क्या होगा, ग्लाइकोजेनेसिस क्या होता है और ग्लाइकोनियोजेनेसिस क्या होता है? तीनों का अगर आप चाहें, आपके पास टाइम हो, मन करे तो कमेंट बॉक्स में आंसर लिख दें। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21, पहले इसका एक्सप्लेन देख लें। इस स्पर्मोस्टिड से शुक्राणु में परिवर्तन की प्रक्रिया स्पर्मियोजेनेसिस कहलाती है। शिवांगी पढ़ रही थी, एसजी करके आईडी आ रहा था उनका, और वो अच्छे से पढ़ रही थी। किसी भी चीज को पूछो, जितना भी जान रही थी तो आंसर जरूर कमेंट बॉक्स में कर रही थी। अब इस समय नहीं प्रीमियर में आती, हो सकता है कोई काम हो उनके पास, बाद में ऑफलाइन देख लेती हूँ। खैर कोई बात नहीं, आप लोग पढ़ो, जरूरी नहीं कि आप प्रीमियर में आए। ठीक है, आप बस पढ़िए। एक शुक्राणु कोशिका से डैश 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 कितने शुक्राणु बनते हैं? ऑप्शन ए 8, ऑप्शन बी 5, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी 1। क्या होगा 21 का आंसर? एक शुक्राणु कोशिका से कितने शुक्राणु बनते हैं? तो आप कह रहे हो मैम सी, यानी 4 शुक्राणु बनते हैं। कितने? 4 शुक्राणु। ठीक है, इसका आंसर कर दो 22 का। अंडोत्सर्जन के बाद बचे हुए ग्रैनुलोसा और थीका इंटरना कोशिकाएं बनाती हैं। कई बार ये क्वेश्चन रिपीट हो चुके हैं। ऑप्शन ए कार्पल्स लूटियम, ऑप्शन बी पुटिकाएं, ऑप्शन सी थीका एक्सटर्ना, ऑप्शन डी एंडोमेट्रियम की दीवार बनाते। क्या बनाएंगे? तो आप कह रहे हो मैम इसका आंसर हो जाएगा, आप बता दो। आप कह रहे हो मैम कार्पस लूटियम बनाएंगे। क्या बनाएंगे? कार्पस लूटियम। ये क्वेश्चन सब रिपीट हो चुके हैं। अब ये क्वेश्चन आप लोगों को जबान पे लर्न होगा। इसका एक्सप्लेन पढ़ लें। अंडोत्सर्जन के बाद बचे हुए ग्रैनुलोसा और थीका इंटरना कोशिकाएं कार्पल्स लूटियम बनाती हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर कर दें। इसमें 125 प्रश्न है। ठीक है, मैं कराऊंगी 1 से 2 से 3 पार्ट में, हो सकता है संभवतः खत्म हो। देखिए कितना मिनट हो गया है, 29 मिनट हो चुका है 23 प्रश्न पे, तो ठीक ही हम लोग चल रहे हैं। इसका आंसर कर दो। केंद्रक को कोशिका द्रव्य से अलग करता है। ऑप्शन ए केंद्रक छिद्र, ऑप्शन बी केंद्रक झिल्ली, ऑप्शन सी न्यूक्लियोप्लाज्म, ऑप्शन डी साइटोप्लाज्मिक झिल्ली। 23 का आंसर कर दो, क्या होगा? इसका आंसर क्या हो जाएगा 23 का? केंद्रक को कोशिका द्रव से अलग करता है। तो कौन करेगा? केंद्रक झिल्ली। कौन करेगा? केंद्रक झिल्ली। ठीक है, इसका आंसर कर दो। केंद्रक झिल्ली केंद्रक को कोशिका द्रव से अलग करता है। कोशिका के मध्य भाग में अथवा किनारे की ओर जो गोले जैसे संरचना दृष्टिगोचर होती है वह केंद्रक है। यह सभी कोशिकाओं में पाया जाता है। इसकी आकृति गोल होती है। इसके ऊपर एक झिल्ली का आवरण होता है
जिसको बहुकेंद्रक झिल्ली कहते हैं। ठीक है, एक्सप्लेन जहां जरूरत पड़े आप लोग नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है, ऐसे मत जाने दें, थोड़ा सा समय दे दें। 24 का आंसर कर दें। कोशिका में प्रोटीन संश्लेषित करता है, किसमें? ऑप्शन ए पैरोक्सिसोम, ऑप्शन बी राइबोसोम, ऑप्शन सी केंद्रक, ऑप्शन डी पुटिका। 24 का क्या आंसर होगा? 24 का आंसर होगा प्रोटीन संश्लेषित होती है कहाँ? राइबोसोम में। राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं क्या? क्यों? प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहते हैं? आप लोग अभी जरा बता दे दो कमेंट बॉक्स में कि प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहते हैं। इसका आंसर कर दें और एक्सप्लेन पढ़ लें। राइबोसोम कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण का कार्य करता है। राइबोसोम की खोज पैलोड नामक वैज्ञानिक ने किया था। राइबोसोम गोल आकृति के कला विहीन यानी कोई आवरण नहीं है, सूक्ष्म कोशिकांग होते हैं। ये माइटोकॉन्ड्रिया, केंद्रक, एंडोप्लाज्मिक जालिका आदि पर स्थित होते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर करते। डीएनए में उपस्थित होता है। डीएनए में क्या प्रेजेंट होगा? ऑप्शन ए केंद्रक होगा, ऑप्शन बी माइटोकॉन्ड्रिया होगा, ऑप्शन सी ए और बी दोनों होगा, ऑप्शन डी गाल्जी उपकरण होगा। आप बता दें क्या होगा। आप आंसर कर रहे हो कि मैम इसका आंसर हो जाएगा क्या? सी, ए और बी दोनों, यानी केंद्रक और माइटोकॉन्ड्रिया दोनों होगा। ठीक है, इसका एक्सप्लेन पढ़ लें। डीएनए केंद्रक माइटोकॉन्ड्रिया में उपस्थित होता है। डीएनए का फुल फॉर्म क्या है? डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक अम्ल का पूर्ण रूप है, यानी डीएनए का पूर्ण रूप क्या है? डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। ठीक है, कोशिका के मध्य भाग से अथवा किनारे की ओर जो गोले जैसी रचना दृष्टि कोण होती है वो वही केंद्रक है। क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर करते। लार में पानी की मात्रा कितने प्रतिशत होती है? ऑप्शन ए 96.9%, ऑप्शन बी 43.7%, ऑप्शन सी 99.27%, ऑप्शन डी 45%। 26 का आंसर करें आप। लार में पानी की मात्रा कितने प्रतिशत होती है? तो कितने प्रतिशत होती है? 99.27%। ये क्या होता है? लार में पानी होता है। ठीक है, एक सामान्य वयस्क में रक्त की औसत मात्रा है। सब ह्यूमन फिजियोलॉजी से क्वेश्चन बन रहे हैं। ऑप्शन ए 2 लीटर, ऑप्शन बी 5 लीटर, ऑप्शन सी 7 लीटर, ऑप्शन डी 1.5 लीटर। तो एक सामान्य वयस्क व्यक्ति में रक्त की औसत मात्रा कितनी होगी? तो आप बहुत अच्छे से जानते हो 5 लीटर। कितना? 5 लीटर। 7 लीटर ज्यादा हो जाएगा, 2 लीटर कम हो जाएगा, 1.5 लीटर भी कम हो जाएगा। ठीक है, हमारे प्रश्न बनता है कि हमारे शरीर का कितना प्रतिशत भाग ब्लड होता है? तो 7% भाग क्या होता है? ब्लड होता है। यानी अगर 100% हमारी ये बॉडी है, किसी भी परसेंट को 100% में निकालते हैं 100 में, तो उसमें से 7% जो होगा क्या होगा? ब्लड होगा। ठीक है, क्या होगा? ब्लड होगा। यहाँ पे पढ़ लो। एक सामान्य वयस्क में रक्त की औसत मात्रा 5 लीटर होती है। मनुष्य के शरीर में भार का लगभग 7%, देखो यहाँ पे आ गया, 7% रक्त होता है। मानव रक्त के अध्ययन को क्या कहते हैं? हीमोटोलॉजी कहते हैं या हीमेटोलॉजी कहते हैं। ठीक है, हीमेटोलॉजी। हाँ ठीक। रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है। ब्लड इज अ कनेक्टिंग टिश्यू। क्या है? ब्लड इज अ कनेक्टिंग टिश्यू, यानी रक्त एक संयोजी ऊतक होता है। ठीक है, इसका आंसर करें 28 का। अब यहाँ से टेक्सटाइल शायद शुरू है। हाँ, एक वस्त्र का सबसे प्रबल दृश्य तत्व और दूर से दिखने वाली पहली चीज है। ये भी क्वेश्चन अभी मैं आपको कराई थी 2 या शायद संडे वाले टेस्ट सीरीज में था क्या? ये क्वेश्चन भी PYQ हो गया। ऑप्शन ए रेखा यानी लाइन, ऑप्शन बी कलर यानी रंग, ऑप्शन सी संरचना यानी टेक्सचर, ऑप्शन डी रूपरेखा। अब आप इसका आंसर करो। रेखा तो आपको दिखेगी कि खड़ी है कि लेटी है कि क्या है, कलर भी दिखेगा, संरचना यानी टेक्सचर हम छू करके देखेंगे, और ये दूर से देखने की बात कर रहा है तो ये तो हम हटा ही देंगे। बचा आपका 3
आप कह रहे हो मैम रूपरेखा दिखेगा दूर से कि जीन्स पहनी है कि साड़ी पहनी है कि सूट पहनी है, बस यही दिखेगा, बाकी चीजें तो बाद में दिखती है। ठीक है, दूर से क्या होता है, खड़ा कोई बहुत व्यक्ति दूर रहे, आपको देखिए एक आदमी कोई खड़ा है, एक जानवर कोई खड़ा है, एक कुत्ता खड़ा है, तो क्या होगा, ये वहां आपका केवल रूपरेखा दिखेगा। ठीक, 29 का आंसर करते हैं। बाटिक छपाई, बाटिक टाई और डाई और इकत छपाई के प्रकार हैं। ऑप्शन ए ब्लाक छपाई, ऑप्शन बी प्रतिरोध छाप, ऑप्शन सी शोधन छाप, ऑप्शन डी मोहरक छाप। 29 का आंसर करते क्या होगा, 29 का आंसर होगा, क्या होगा, प्रतिरोध छपाई है या प्रतिरोध छाप है। बाटिक टाई डाई, बाटिक टाई डाई, टाई एंड डाई और इकत छपाई प्रतिरोध छपाई के प्रकार हैं। प्रतिरोध यानी रेजिस्टेंट होता है कि रेजिस्ट होता है, रेजिस्ट प्रिंटिंग के प्रक्रिया के अंतर्गत निम्न विधियां आती हैं, अवरोधक छपाई, बाटिक छपाई और डिस्चार्ज छपाई। ठीक है, 30 का आंसर करते, हम लोग देखते जितना क्वेश्चन हो सकता है, 2 पार्ट में खत्म कर दे क्या, 125 क्वेश्चन है तो आधा आधा कितना होगा, 50-50, 100 तो हो गया, 100 50-50 और 25 तो 12 दूना के 24 है, 24 से 25 तो कितना 63 क्वेश्चन अगर मैं करा दूं तो आप लोगों का 50% हो जाएगा। चलो मैं कोशिश करती हूँ, देखती हूँ 63-62 क्वेश्चन हो जाते हैं कि नहीं। फिलहाल क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर करते। नमदा धागे से नहीं बनता बल्कि बनता है किससे। ऑप्शन ए ढीले रेशे से, ऑप्शन बी फीते से, ऑप्शन सी साटिन से, ऑप्शन डी संजाब से। नमदा किससे नहीं बनता है, धागे से नहीं बनता बल्कि बनता है, किससे बनता है, तो आप बहुत अच्छे से जानते हो, ढीले रेशे से नमदा बनता है। ठीक है, इसका आंसर करते हैं। ये प्रश्न बहुत जगह पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 31, मजा फैशन और चटक रंग की वस्त्र पसंद से जुड़ी है। ऑप्शन ए उत्कृष्टता, ऑप्शन बी यौवन, ऑप्शन सी खुशी, ऑप्शन डी उदासी। उदासी तो होगा नहीं, अब आप आंसर करें। बहुत अच्छे से आप ये प्रश्न कई बार आप देखे हो, तो जहां फैशन हो गया, चटक रंग आ गया, वो सब क्या होगा, खुशी होगा। ठीक है, उत्कृष्टता की जगह अगर उत्साह होता तो भी एक बार के लिए सोचा जाता। ठीक है, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। अब ये आंसर कर दो, क्वेश्चन नंबर 32 का आप आंसर कर दे। एक एजेंसी जो बड़ी संख्या में लोगों और अन्वेषण कार्य करने वालों के बीच खाई को पाटने हेतु वांछित है। ऑप्शन ए विस्तारण है, ऑप्शन बी ग्राम पंचायत है, ऑप्शन सी विद्यालय है, ऑप्शन डी सामाजिक समूह है। तो 32 का क्या आंसर होगा, 32 का आंसर होगा, क्या होगा, ए यानी विस्तारण होगा। क्या होगा, विस्तारण होगा। इसका एक्सप्लेन पढ़ने आप लोग एक्सटेंशन एजुकेशन से है। विस्तारण द्वारा एक एजेंसी जो बड़ी संख्या में लोगों और अन्वेषण कार्य करने वालों के बीच खाई को पाटने हेतु वांछित है। अन्वेषण यानी जो शोध करते हैं। ठीक है, विस्तारण जिन्हें एक्सटेंशन कहेंगे, शिक्षा व्यवहारिक शिक्षा है जो लैब टू लैंड के सिद्धांत पर आधारित है। ये आप लोग नोट कर लेना, कहाँ आधारित है, लैब टू लैंड। लैब मतलब प्रयोगशाला से और लैंड मतलब खेती तक। ठीक है, जमीन तक। तो लैब टू लैंड के सिद्धांत पर आधारित है। कृषि तथा ग्रामीण उद्योगों से संबंधित जो भी प्रयोग होते हैं उनका प्रयोगशाला से निकलकर उस स्थान तक पहुंचना आवश्यक है जिसके निमित्त उसकी परिकल्पना की गई है। जैसे आप मान लो टोमेटो सॉस बनाना है, चिली सॉस बनाना है, केचप बनाना है, तो खेत से जब किसान की मिर्चा जब जाएगा फैक्ट्री में तब तो बनेगा। क्यों, अगर टमाटर जाएगा तभी तो केचप बनेगा, तभी तो सॉस बनेगा। तो ये क्या है, ये लैब टू लैंड, यही चीजें हैं। ठीक है, आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 33 का आंसर करते। बुलेटिन, लिफलेट, समाचार कहानियां डैश 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 की अंतर्गत समूहीकृत हैं। ऑप्शन ए व्यक्तिगत संपर्क, ऑप्शन बी बृहद संपर्क, ऑप्शन सी सामूहिक संपर्क, ऑप्शन डी उक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 33 का आंसर करते। क्वेश्चन नंबर 33 क्या है, 33 तो आप आंसर कर रहे हो कि मैम बृहद संपर्क है। क्या है, बृहद संपर्क है। ठीक है, इसका एक्सप्लेन भी दिया, पढ़ लो, ये सारे क्वेश्चन टॉप हो जाते हैं एक्सटेंशन एजुकेशन में। सॉरी, बुलेटिन बोर्ड, लीफलेट,
समाचार कहानियां आदि बृहत संपर्क यानी मॉस कॉन्टैक्ट के अंतर्गत समूहीकृत हैं और ये सब दृश्य साधन विजुअल एड्स के अंतर्गत आते हैं। दृश्य का अर्थ है हम जो देखते हैं। दृश्य द्वारा अधिक प्रभावशाली तरीके से संचार करने में सहायता मिलती है। समाचार कहानियों श्रव्य साधन है, यानी समाचार हम कह रहे हैं, कहानी सुना रहे हैं, तो ये क्या होगा, ये श्रव्य होगा, यानी सुनने योग्य होता है। ठीक है। डीपीटी को विस्तारित करें, ऐसे भी प्रश्न बनते हैं। डीपीटी को विस्तारित करें। अभी यहीं पे मैं प्रश्न दे दूं कि बीसीजी को प्रस्तावित करें यानी विस्तारित करें, ये सब ऐसे भी प्रश्न बनते हैं। निन को विस्तारित करें, आईसीएमआर को विस्तारित करें, आईसीएमआर को, इन तीनों का आंसर दे दे तो आप फटाफट। डीपीटी का तो आप जान ही रहे हो, मुझे मालूम है। डिप्थीरिया परट्यूसिस टिटनेस, पहला ही आंसर सही है। डिप्थीरिया परट्यूसिस टिटनेस, पहला ही आंसर सही, आप भी जान रहे हो, लेकिन इन सबका दे दो। आप आंसर कर रहे हो कि मैम बीसीजी का बैसिलस कैलमेटिक्यूरिन या बैसिलस कैलमेटिक्यूरिन, गुड। निन का न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन और क्या होता है, नहीं, नेशनल, नेशनल यानी राष्ट्रीय, इसका मुझे जल्दी आता ही नहीं है। नेशनल और न्यूट्रिशन, और ये आई फॉर क्या है, इंस्टीट्यूट। अच्छा हाँ देखो, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन, ठीक है, क्या है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन। ठीक है, यहाँ पे जो भी मिस्टेक होगा आप देख लेना, ऐसे मुझे लग रहा है कि मिस्टेक नहीं होगा। आईसीएमआर क्या होगा, इंडियन काउंसिल मेडिकल रिसर्च, क्या होगा, इंडियन काउंसिल मेडिकल रिसर्च। ऐसे ही प्रश्न बन जाए, यूनिसेफ को विस्तारित करें, किसको, यूनिसेफ को विस्तारित करें, और डब्ल्यूएचओ को विस्तारित करें, तो ये भी आपको फुल फॉर्म भी आना चाहिए। ठीक है, यानी इसके कहने का मतलब है कि आपको फुल फॉर्म भी आना चाहिए। अभी अगर आईसीएमआर में पाल पूछ दे, पाल को विस्तारित करें तो क्या है, फिजिकल एक्टिविटी लेवल, क्या होगा, फिजिकल एक्टिविटी लेवल। ठीक है, अभी आरडीए का फुल फॉर्म पूछ ले, आरडीए को विस्तारित करें तो आप क्या करोगे, आरडीए का फुल फॉर्म आप बता दो, मैं वेट करूंगी। तो ये सारे फुल फॉर्म भी मैंने आरडीए वाले क्लास में, जितने भी आरडीए से क्वेश्चन बन सकते हैं, 2 क्लास मैंने महामैराथन करके आरडीए अपलोड किया है। अगर वो दोनों वीडियो आप देख लेते हो तो सिंगल भी क्वेश्चन, बता दो, एक सिंगल क्वेश्चन भी आपसे आरडीए में गलत नहीं हो सकता है। ठीक है, आप मेरे पढ़ाने का तरीका जानते हो, मेरे ट्रिक बताने का तरीका जानते हो। अगर आप मुझसे अभी जुड़े हो और वो क्लास 2-3 महीने पुरानी है, आप जा करके आरडीए महामैराथन सर्च करके आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर आप बता रहे हो, रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस, क्या है, रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस। ठीक है, इसका आंसर तो फिलहाल आप बता ही दिए हो, ए क्या होगा, डिप्थीरिया परट्यूसिस एंड टिटनेस, ये डीपीटी का पूर्ण रूप है। ठीक है, 34 हो गया। 35 का आंसर कर दे आप। 35 देख लो, अभी तो मैंने पूछा ना, अब इसका आंसर आप बता दो। बृहत स्तर पर प्रमुख जीवंत टीका है, तो क्या है प्रमुख जीवंत टीका, आप बता दें तो आप कह रहे हो मैं, बृहत स्तर पे प्रमुख जीवंत टीका जो है जीवाणु यानी टीका है, ओपीवी यानी ओरल पोलियो वैक्सीन। ओपीवी को अभी आप विस्तार से कर लो तो क्या होगा, ओरल, ओरल पोलियो, ठीक है, पोलियो वैक्सीन, वैक्सीन। ठीक है, ओपीवी को क्या हो गया, ओरल पोलियो वैक्सीन। पीपीवी का क्या हो गया, आप लोग बताना। एचआईवी का क्या हो गया, तो एचआईवी का क्या होता है, आप लोग बताना। और बीसीजी का तो आप बता ही दिए हो, तो इसका आंसर भी हो जाएगा बीसीजी, बैसिलस कैलमेटिक्यूरिन। एचआईवी का आप लोग फुल फॉर्म बताएं तो बीसीजी, जिसे बैसिलस कैलमेटिक्यूरिन कहते हैं, बहुत बृहद स्तर पर प्रयुक्त जीवंत जीवाणु टीका है। बीसीजी का टीका तपेदिक या क्षय रोग से रक्षा करने के लिए लगाया जाता है। बीसीजी का टीका जन्म के 24 घंटे के बाद लगा दिया जाता है। प्रश्न बनता है, प्रथम शिशु को लगाया जाने वाला वैक्सीन क्या है, तो बीसीजी है। ठीक है, इसका आंसर कर दे 26 का, 36 का क्या आंसर होगा, ऑटोमोबाइल दहन, घरेलू ईंधन का जलना किस प्रदूषण का स्रोत है। बहुत अच्छा प्रश्न है। ऑटोमोबाइल चल रहे हैं, जैसे टैक्सी चल रही है, ठीक है, गाड़ियां चल रही हैं, घरेलू ईंधन यानी हम धुआं कर दे रहे हैं, आग पे लकड़ी पे खाना बना रहे हैं, इनका जलना किस प्रदूषण में आएगा, जल प्रदूषण में आएगा, मृदा प्रदूषण में आएगा, वायु प्रदूषण में आएगा, या ध्वनि प्रदूषण में आएगा।
किस में आएगा? तो आप कह रहे हो मैम ये सब उड़ करके हवा में जाते हैं, और हवा यानी वायु प्रदूषण होगा। क्या होगा? वायु प्रदूषण होगा। इसका एक्सप्लेन आप लोग देख लो। ऑटोमोबाइल दहन, घरेलू ईंधन का जलन वायु प्रदूषण के स्रोत हैं। मोटर गाड़ियों से निकले धुएं में बिना जली हुई हाइड्रोकार्बन गैस व नाइट्रिक ऑक्साइड परस्पर मिलकर प्रकाश संश्लेषी क्षमांग बनाते हैं, जिसमें ऑक्जेलेट नाइट्रेट आदि अत्यंत हानिकारक पदार्थ हैं। इनसे आंखों से पानी निकलता है तथा सांस लेने में कठिनाइयां होती हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 37 का आंसर करते, ये भी पीवाईक्यू है। आवश्यक वसा अम्लों में शामिल है। एसेंशियल फैटी एसिड में क्या शामिल? ऑप्शन ए स्टेयरिक अम्ल और ओलिक अम्ल, ऑप्शन बी ओलिक अम्ल और लेलोनिक अम्ल, ऑप्शन सी पामेटिक अम्ल और लेनोलेनिक अम्ल, ऑप्शन डी लिनोलिक अम्ल और लिनोलेनिक अम्ल। आप बता दें। तो आप आंसर कर रहे हो कि मैम इसमें 3 होता है, एल एल ए, यही होता है ना, एल एल ए या ए एल एल, कुछ भी आप कर सकते हो। लिनोलिक, लिनोलेनिक एंड आरिकडोनिक। क्या होगा? लिनोलिक, लिनोलेनिक एंड आरिकडोनिक, ये 3 होते हैं। आरिकडोनिक जो है बच्चों के लिए बेस्ट होता है। ठीक है। तो ये 3 में से 2 ही है, तो डी हो जाएगा इसका आंसर। ये आपको याद होना चाहिए, एल एल ए या ए एल ए, कुछ भी ट्रिक कर लो। मैं तो एल एल ए करके याद कर रही हूं। आवश्यक वसा अम्लों में लिनोलिक अम्ल और लिनोलेनिक अम्ल शामिल है। लिनोलिक अम्ल पोषण की दृष्टि से अत्यंत आवश्यक है। यह तेलों में बहुतायत से मिलता है। लिनोलिक अम्ल रक्त वाहिनियों को अर्धपारगम्य बनाता है। एक सेकंड रुक जाइए। अर्धपारगम्य बनाता है। ठीक। यह इस यह गर्मी के मौसम में, यह गलत होगा। ठीक। यह गर्मी के मौसम में शरीर से निकलने वाले पसीने को नियंत्रित करता है। कौन? लिनोलिक। अगर प्रश्न बन जाए कि गर्मी में पसीने, शरीर के पसीने को कौन नियंत्रित करता है, तो कौन नियंत्रित करेगा? लिनोलिक। ठीक है। इधर बता दो क्वेश्चन नंबर 38। गर्भपात, क्या? गर्भपात एलबीडब्ल्यू समय पूर्व जन्म के साथ जुड़े हैं। ये क्वेश्चन मैं कई बार आप लोगों को करा चुकी हूं। अगर मुझे याद है तो आप लोगों को भी याद होगा। क्या होगा? ऑप्शन ए निम्न फोलेट स्तर, ऑप्शन बी निम्न लिपिड स्तर, ऑप्शन सी निम्न कार्बोहाइड्रेट स्तर, ऑप्शन डी निम्न प्रोटीन स्तर। इन सबसे क्या जुड़ा हुआ है आप बता दें। आप कह रहे हो मैम निम्न फोलेट स्तर होता है। क्या होता है? निम्न फोलेट स्तर। जब भी औरत प्रेग्नेंट होती है, इसीलिए तुरंत डॉक्टर के पास जितना जल्दी हो सके उन्हें जाना चाहिए। ठीक है। ताकि फोलिक एसिड की टैबलेट आपकी शुरू हो सके। इसका आंसर करते 39। नवजात के भोजन में जोड़ा गया ठोस भोजन क्या कहलाता है? ऑप्शन ए विकोष्ठ कहा जाएगा, ऑप्शन बी बेमीन कहा जाएगा, ऑप्शन सी मृदु भोजन कहा जाएगा, ऑप्शन डी बिस्किट कहा जाएगा। ये भी क्वेश्चन आया हुआ है, कई बार आप लोग सॉल्व किए हैं। तो नवजात शिशु 6 मंथ तक तो माँ के मिल्क पे डिपेंड होता है, लेकिन 6 मंथ के बाद धीरे धीरे उसका अन्नप्राशन संस्कार शुरू होता है। 6 मंथ के बाद, उसके बाद धीरे धीरे बच्चा, जैसे आलू मसल करके हो गया, कोई हरी सब्जी हो गई मसल करके, सेब वगैरह मसल करके, केला हो गया, ये सब चीजें बच्चे को खिलाया जाना। धीरे 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 थोड़ा सा दूध पी लिया, फिर थोड़ा सा खाना खा लिया, फिर दूध पी लिया, फिर धीरे 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 करके खाने पे डिपेंड करके साल भर के अंदर ही दूध को छुड़ा दिया जाता है। ठीक है। तो ये चीजें आप जानते हो। तो इसका आंसर हो जाएगा कि विकोष्ठ होगा। क्या होगा? विकोष्ठ होगा। ठीक है। दराजा सिंक, सीमेंट, फर्श से दाग हटाने में क्या प्रयुक्त होता है? ऑप्शन ए ऑक्सैलिक अम्ल, ऑप्शन बी सिरका, ऑप्शन सी अमोनिया, ऑप्शन डी ब्लीचिंग। ब्लीच। आप आंसर करें क्या होगा?
तो आप बहुत अच्छे से आप आंसर कर रहे हैं कि मैम जो ब्लीच होगा इसका बेस्ट आंसर होगा। क्या होगा? ब्लीच होगा। ठीक है, इसका आंसर तो इधर नहीं दिया, चलो इधर होगा। क्या होगा यहाँ पे पढ़ लो। सिंक, सीमेंट, फर्श से दाग हटाने के लिए ब्लीच का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग? ब्लीच का। सिंक सीमेंट फर्श से लगे कुछ विशेष प्रकार के दाग धब्बे जो शोधक पदार्थों एवं अपमार्जकों से नहीं छूट पाते हैं, उन्हें छुड़ाने के लिए कुछ अन्य प्रकार के प्रतिकर्मकों एवं विरंजकों जैसे ब्लीच का उपयोग करना पड़ता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 41 का आंसर करते। 41 क्या है, एक बार समय भी देख लें कितना हुआ है। 50 मिनट हो चुका है, आप लोग जल्दी जल्दी क्वेश्चन करो। पारिवारिक प्रणाली के चारों ओर प्राथमिक सामाजिक प्रणाली है। ऑप्शन ए मित्र, ऑप्शन बी संबंधी, ऑप्शन सी पड़ोसी, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। जो नए हैं क्लास को सब्सक्राइब कर लें, जो पुराने हैं सब्सक्राइब ना किए वो भी सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, केवल नए के लिए नहीं कहा जाता है। आप लोगों में से भी बहुत लोग हैं जो बिना सब्सक्राइब किए बैठ करके देख रहे हैं, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहती हूँ। ठीक है, फिलहाल आंसर हो जाएगा डी, यानी उपर्युक्त सभी। मैं सोचती हूँ नाम ना लूं, ठीक है, लेकिन आप लोग चाहते हो कि मैं नाम ले लूं। क्वेश्चन नंबर 42, शिशु अवस्था में अधिकांश भार डैश 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 में वृद्धि से बढ़ता है। ऑप्शन ए हड्डी, मांसपेशी, बी ऑप्शन, ऑप्शन सी वसा, ऑप्शन डी त्वचा। क्या होगा? शिशु अवस्था में अधिकांश भार जो है किससे होगा? हड्डी से, मांसपेशी से, वसा से, किसका होगा? तो जब शिशु अवस्था है तो उस समय अधिकांश भाग रहता है वसा का। किसका? वसा का। हम लोगों को अगर कह देता तो हम लोगों में अधिकांश भाग किसका होगा? हम लोगों में अधिकांश भाग हड्डी की होगी। ठीक है, हड्डी होगा ना कि मांसपेशी होगा, आप लोग बताना। तो क्वेश्चन नंबर यहाँ आंसर देख लो। शिशु अवस्था बेबीहुड में अधिकांश भार वसा का होगा। गलसुआ, चेचक, फेफड़े का क्षय रोग डैश 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 के उदाहरण है। यानी है सब चेचक ही, क्षय रोग ही। नहीं नहीं, यहाँ पे गलसुआ हो गया, चेचक हो गया, फेफड़े का क्षय हो गया। क्या होगा? ऑप्शन ए जैविक संचरण, ऑप्शन बी वाहन संचरण, ऑप्शन सी वायु संचरण, ऑप्शन डी ट्रांसप्लांटेंटल संचरण। आप बता दो क्या आंसर होगा 43 का। 43 का आंसर हो जाएगा सी, वायु संचरण। क्या है क्या? वायु संचरण। एक्सप्लेन जरूर देखना आप लोग। गलसुआ, चेचक, फेफड़े का क्षय रोग वायु संचरण यानी एयर ट्रांसमिशन के उदाहरण है। कुछ रोगों के जीवाणु श्वास द्वारा शरीर में प्रवेश करते हैं। जब रोगी जोर जोर से बातचीत करता है, खांसता है, छींकता है या थूकता है तो छोटी छोटी थूक की अदृश्य बूंदे जो दिखती नहीं है लेकिन बूंदों की फुहार वायु में मिल जाए। अब हमें लोग पढ़ाते हैं ना, मोबाइल स्क्रीन पे जब मैं बोलती हूँ, जब बहुत तेज बोलो ना तो सच में मुंह से थोड़े थोड़े थूक के छोटे छोटे फुहारे निकलते हैं। मोबाइल के स्क्रीन पे जाता है तो दिखता है। पहले क्या लोग कहते अरे वो बोलता उसके मुंह से थूक निकलता, मैंने कई लोगों को सुना, लेकिन वो थूक नहीं, वो अचानक जानबूझकर नहीं कर रहा, वो निकल जा रहा है। जब बहुत तेज धारा प्रवाह बोलो तो होता है, और संभल संभल करके बोलो तो नहीं होता है। मैं जब आराम आराम से आप लोगों को पढ़ाती हूँ तब नहीं होता, लेकिन जब बहुत तेज तेज मैं पढ़ाती हूँ तो होता है। ठीक है, तो क्या होगा? व्यक्ति आसपास उपस्थित होते हैं, वे उसी वायु को श्वसन क्रिया द्वारा अपने अंदर खींच लेते हैं, जिससे व्यक्ति के शरीर में रोगाणु यानी बैक्टीरिया चले जाते हैं। ठीक है, इसका आंसर कर दें 44 का। पर्यवेक्षणों का एक समुच्चय जो विशिष्ट समय, सामान्य समय अंतरालों पर किया जाता है। ये प्रश्न कठिन होगा। अंतर संबंध, समय श्रृंखला, नमूनाकरण, माध्य। 44 का क्या आंसर हो जाएगा? तो 44 का आंसर हो जाएगा, क्या होगा? बी, यानी समय श्रृंखला। क्या होगा? समय श्रृंखला। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 45 का आंसर करते। थ्रम्बोसाइट्स को भी कहते हैं, क्या कहेंगे थ्रम्बोसाइट्स को? ऑप्शन ए लिम्फोसाइट्स कहेंगे, ऑप्शन बी डब्ल्यूबीसी कहेंगे, ऑप्शन सी आरबीसी कहेंगे, ऑप्शन डी प्लेटलेट्स कहेंगे। आप इसका आंसर कर दें। प्लेटलेट्स को क्या कहते हैं, थ्रम्बोसाइट्स किसे कहते हैं, ल्यूकोसाइट्स किसे कहते हैं? तो आप कहोगे मैम थ्रम्बोसाइट्स तो हम कहते हैं किसको? प्लेटलेट्स को कहते हैं। किसको कहते हैं? प्लेटलेट्स को कहते हैं। आपको मैं ट्रिक समझने का ट्रिक बता रही हूँ। अभी आपने पीछे देखा, थ्रोम्बिन क्रिया करेगा फाइब्रिनोजन से, तो क्या होगा? फाइब्रिनोज मतलब ब्लड क्लॉट शुरू हो जाएगा। तो थ्रोम्बिन या थ्रोम्बो, इस तरीके से आपको रिलेट कर सकते हो कि थ्रोम्बिन मतलब क्या हो गया? प्लेटलेट्स हो गया। ठीक है,
ल्यूकोसाइट्स क्या होता है? तो ल्यूकोसाइट्स WBC होता है, ठीक है। RBC क्या होता है? आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। रुधिर में लाल तथा श्वेत कणों के अतिरिक्त एक अन्य प्रकार के पदार्थ तैरते रहते हैं। इन्हें रक्त पट्टिकाएं यानी प्लेटलेट्स कहते हैं। ये लाल कणों से छोटी होती हैं। इनका जन्म स्थान अस्थिमज्जा ही है, यानी RBC हो गया और प्लेटलेट्स हो गया। दोनों का जन्म कहाँ होता है? बोन मैरो में होता है। इनका मुख्य कार्य रक्त जमने में सहायता करना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 46 का आंसर करते हैं। क्या होगा 46 का आंसर? उदरांत नलिका की आधारभूत प्रेरक गति कहलाती है। ये प्रश्न आप लोग अभी सुने हो। अरे मतलब ये उदर नलिका वाला। ऑप्शन ए संकुचन, ऑप्शन बी मैस्टिकेशन, ऑप्शन सी निष्कासन, ऑप्शन डी पेरिस्टालसिस। मैस्टिकेशन मतलब किसी चीज का चबाना होता है। संकुचन मतलब किसी चीज का गति करना। जैसे क्या है, आंत में क्रमांकुंचन गति होती है, धीरे 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 सरकता रहता है, खाना सरकता रहता है नीचे की तरफ। ये क्या है? ये संकुचन है, ये क्रमांकुंचन है, ठीक है। और निष्कासन मतलब कोई चीज बाहर निकालना। अब एक ऑप्शन बचता है पेरिस्टालसिस। इसका आंसर क्या होगा आप बता दें। इसका आंसर बता दें। आप कह रहे हैं कि इसका आंसर हो जाएगा मैम डी, यानी क्या होगा? पेरिस्टालसिस, ठीक है। क्या होगा? उदरांत नलिका की आधारभूत प्रेरक गति पेरिस्टालसिस कहलाती है, ठीक है। इसका आंसर कर दो 47 का। शरीर में ऊतक ऑक्सीजन मध्यवर्ती के रूप में कार्य करता है। ऑप्शन ए पोटेशियम, ऑप्शन बी सोडियम, ऑप्शन सी कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन डी हीमोग्लोबिन। 47 का क्या होगा? आप आंसर कर दें कि 47 का क्या होगा। 47 का क्या होगा? तो आप आंसर कर रहे हो मैम डी होगा। डी यानी हीमोग्लोबिन होगा। क्या होगा? हीमोग्लोबिन होगा, ठीक है। इसका एक्सप्लेन पढ़ लो। हीमोग्लोबिन शरीर में ऊतक ऑक्सीजन मध्यवर्ती के रूप में कार्य करता है। किसके? ऊतक ऑक्सीजन नहीं, हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को आकर्षित करता है। इसलिए जब रक्त फुफ्फुसों के अंदर कोशिकाओं में प्रवाहित होता है तो वायु में से ऑक्सीजन को अपनी ओर खींच लेता है और तत्पश्चात शरीर परिभ्रमण के अंतर्गत विभिन्न ऊतकों को ऑक्सीजन प्रदान करता जाता है, जिससे कार्बोहाइड्रेट तथा वसा को जलाकर उष्णता तथा ऊर्जा का उत्पादन होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 48 कर दो। लग रहा था कि मैं कर लूंगी, चलो मैं उस वीडियो में लेकिन समेट दूंगी, 2 ही पार्ट में कराऊंगी। फिलहाल आज अभी देख लो। भोजन का चबाना, चबाया जाना डैश 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 कहलाता है। अभी मैंने कई क्वेश्चन में चिल्ला दिया, ठीक है। तो इससे आपको याद तो हो ही जाएगा। क्या कहलाएगा भोजन का चबाना? ऑप्शन ए पाचन होगा, ऑप्शन बी पीसना होगा, ऑप्शन सी मैस्टिकेशन होगा, ऑप्शन डी में से कोई नहीं। आप बता दें। अभी मैंने आप लोगों को बताया, कई बार मैंने बता दिया। आप इसका आंसर कर दो। आप कह रहे हो मैम मैस्टिकेशन मतलब भोजन का चबाना, ठीक है। भोजन मुंह में लेकर के हम चबा रहे हैं, उसे क्या कर रहे हैं? उसे मैस्टिकेट कर रहे हैं। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताओगे क्या बोलस किसे कहते हैं, और बोलस और क्या होता है भाई बोलस। अब मुझे ही नहीं याद है तो मैं क्या पूछूं, चलो याद आएगा तो मैं पूछूंगी। भोजन को मुख में चबाना मैस्टिकेशन कहलाती है, ठीक है। यह संपूर्ण पाचन क्रिया का प्रथम चरण है। भाई कोई भी चीज हम खा रहे हैं पहले मुंह में चबाएंगे, मैस्टिकेट करेंगे। पहला स्थान क्या हो गया? मैस्टिकेशन का ही हो गया पहला चरण, ठीक, फर्स्ट स्टेप। शेष पाचन क्रिया आमाशय तथा छोटी आंत में संपन्न होती है, ठीक है। टाइलिन अपना कार्य तभी कर सकता है जब भोजन को भली भांति चबाया जाए। जब आप खाना को खूब चबाते हो, खूब बाइट करते हो, काट काट करके खूब मेस्टिकेट करते हो, तभी वहां पे टाइलिन अपना वर्क करता है। और टाइलिन क्या वर्क करता है, किस पे करता है? तो स्टार्च पे करता है। भोजन को क्या करता है? लुगदी बना देता है, लसलसा बना देता है, ठीक है। फिर वही लसलसा पदार्थ जब होगा तो लसलसा चीजें क्या सरकने में हेल्प करती है। फिर ये आपके फूड पाइप में धीरे 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 सरक करके आपका बाइट जो है अंदर कहाँ ग्रास नली में जाना शुरू हो जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 49 का आंसर कर दें। कोशिकाएं आमाशय में अम्ल विलयन साबित करती हैं। ऑप्शन ए मुख्य, ऑप्शन बी पार्श्विक, ऑप्शन सी ऑक्सेंटिक, ऑप्शन डी पेप्टाइड। 49 का आंसर कर दे क्या होगा? तो 49 का ऑप्शन आप कर रहे हो मैम पार्श्विक। क्या है? पार्श्विक, ठीक है।
इसका आंसर करें। पार्श्विक जिन्हें हम पैराइटल कहते हैं, क्या पैराइटल कोशिकाएं, पैराइटल है ठीक, पैराइटल कोशिकाएं आमाशय में अम्ल विलयन साबित करती हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर 50 का आंसर कर दे। इसमें देख लो कितना फुल फॉर्म पूछा गया है। ACTH का फुल फॉर्म क्या है, आपको बहुत अच्छे से आ रहा होगा। ACTH जब ऐसे ना समझ में आए ना तो ऐसे लिख लिया करें। ACTH का फुल फॉर्म क्या होगा, आपको बहुत अच्छे से मालूम होगा कि मैम ऑप्शन ए एडेनो कॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, ऑप्शन बी एडिनो कॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, हाँ एडेनो एड्रेनो, अच्छा जरा जरा सा अंतर है। ऑप्शन सी अटेन्यूएटेड सेल ट्रॉपिक हार्मोन, ऑप्शन डी अटैच्ड सेल ट्रांसपोर्ट हार्मोन। तो ये दोनों तो होगा नहीं, इन्हीं में से आंसर होगा। अब आप सेलेक्ट करो। आप कह रहे हो मैम एड्रीनो कार्टिकोट्रोपिक हार्मोन होगा, एड्रेनो नहीं होता, एड्रीनो होता है। देख लो कितना जरा जरा सा अंतर है। इस क्वेश्चन को मैं रिक्वेस्ट करूंगी आपसे कि इंग्लिश वाले लैंग्वेज को आप देखिएगा, किसको, इंग्लिश वाले लैंग्वेज से आप आंसर सही करिएगा। देख लो क्या है, एड्रीनो कॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, यह हार्मोन एड्रिनल कॉर्टेक्स के स्राव को कंट्रोल करता है यानी नियंत्रित करता है। 51 का आंसर कर दे, बहुत अच्छे क्वेश्चन है। 51 का आंसर कर दे। लीडिंग कोशिकाओं को टेस्टोस्टेरोन के श्रावण के लिए उत्तेजित करता है। ऑप्शन ए FSH, कौन करेगा, FSH, ACTH, LH, ठीक, और क्या है ADH, ADH। अब आप बता दो क्या करेगा। तो आप कह रहे हो मैम LH, LH क्या है, LH क्या है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। क्या होता है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ये FSH क्या है, FSH क्या है, स्टिमुलेटेड हार्मोन, नहीं ये तो स्टिमुलेटेड हार्मोन ALH होगा है। अब इसका मुझे नहीं जल्दी से याद आ रहा, FSH क्या है, अच्छा फोलिकल स्टिमुलेटेड हार्मोन। क्या होगा, फोलिकल स्टिमुलेटेड हार्मोन क्या होता है, FSH होगा। ACTH आप लोग ऊपर देख लिए, ठीक है, ACTH देखे ना, एडिनो कॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन। अब ADH क्या है, एंटी डायोरेटिक हार्मोन। क्या है, एंटी डायोरेटिक हार्मोन। जब याद दिमाग पर प्रेशर डालो ना तो सच में याद आता है। ऐसे देखो मुझे नहीं याद आ रहा था, तो इसका आंसर हो जाएगा LH यानी ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। क्या होगा, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। यहाँ देख लो लैडिंग हार्मोन, लैडिंग कोशिकाओं को टेस्टोस्टेरोन के श्रावण के लिए उत्तेजित करता है। LH हार्मोन जिन्हें हम ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन कहते हैं, अंतराल कोशिका उत्तेजक हार्मोन है जो नर में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन एवं मादा में एस्ट्रोजन हार्मोन को स्रावित करता है। ठीक है, इस तरीके से आप लोगों का 51 क्वेश्चन हो गया। चलो यही पेज कंप्लीट करा देती हूँ जितना भी क्वेश्चन है, ठीक है, क्योंकि यही पेज लास्ट है, इसके अलावा मैं फोटो भी नहीं खींची हूँ। ठीक है, यही आपका क्वेश्चन मैंने लास्ट में लाई हूँ, तो यही आप देख लो। इसके बाद क्या है, मैं क्वेश्चन खत्म कर दूंगी आपका वीडियो। 57 क्वेश्चन है, यहाँ पे देख लो क्या है, FSH का विस्तारित रूप। इसमें कितना विस्तारित रूप आया आप लोग देख रहे हो, तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि मुझे ये भी पढ़ना है। क्या है, FSH। अभी मैं बता दी हूँ ना, फोलिकल स्टिमुलेटेड हार्मोन। मैं बताई हूँ कि नहीं बताई हूँ, तो बिल्कुल बताई हूँ। अब यहाँ आंसर कर दूं क्या होगा, तो ऑप्शन आप पढ़ लो, केवल मैं आंसर बताऊंगी। तो आंसर हो जाएगा फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन। क्या होगा, फॉलिकुलर यहाँ दिया है, लेकिन फॉलिकल भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, स्टिमुलेटेड हार्मोन। ठीक है, आपको देख लो इस तरीके से बीच में कितना विस्तारित रूप देख दिया है। ये PYQ करने का मतलब यही होता है कि हम जान लें कि कैसे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, 53, अच्छा इसका एक्सप्लेन हम करेंगे। FSH का पूरा नाम फोलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन है। FSH हार्मोन वृषण की शुक्र जनन नलिकाओं में शुक्राणु जनन क्रिया में सहायता करता है। यह अंडाशय में फॉलिकल की वृद्धि में मदद करता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 53 का आंसर करते। अंडोत्सर्जन की प्रक्रिया है, क्या है, अंडा बनना, अंडे का निष्कासन, अंडे की वृद्धि, इनमें से कोई नहीं। तो क्या होगा, अंडोत्सर्जन की प्रक्रिया है। क्या है अंडोत्सर्जन की प्रक्रिया, आप कह रहे हो मैम अंडे का निष्कासन। क्या होगा, अंडे का निष्कासन। अंडोत्सर्जन को इंग्लिश में क्या कहेंगे, ओवुलेशन की प्रक्रिया अंडे का निष्कासन यानी एक्सप्लोशन ऑफ ओवम कहलाता है। ठीक है, क्या कहलाती है। 54 का आंसर कर दे। वनस्पत कोशिका तथा जंतु कोशिका में समान रूप पाया जाता है। क्या पाए जाते हैं, ऑप्शन ए क्लोरोफिल, ग्लाइकोजन, स्टार्च और केंद्रक तथा जीवद्रव्य। यानी पूछ रहा है कि एनिमल सेल हो गए
और क्या हो गया, प्लांट सेल हो गए। दोनों में क्या चीजें हैं जो सिमिलर है? तो क्लोरोफिल, क्या आप हरे होते ये तो सिमिलर नहीं, तो केवल पेड़ पौधे में पाए जाते, क्लोरोफिल की वजह से पत्तियां हरी होती हैं। ग्लाइकोजन क्या है? ग्लाइकोजन हम में भी पाया जाता, आप में भी पाया जाता है। क्यों? आप आंसर कर रहे हो कि मैम नहीं, ग्लाइकोजन केवल हम लोगों में पाया जाता है। स्टार्च कहाँ पाया जाएगा? तो आप कह रहे हो मैम सारी चीजें आप छोड़ दीजिए, केंद्रक और जीवद्रव्य जो हैं हम लोगों में भी न्यूक्लियस एंड प्रोटोप्लाज्म जो है दोनों दोनों क्या है, सिमिलर हैं। ठीक है, केंद्रक तथा जीवद्रव्य न्यूक्लियस एंड प्रोटोप्लाज्म वनस्पत कोशिका तथा जंतु कोशिका में समान रूप से पाए जाते हैं। ठीक है, 55 का आंसर कर दो। अंतर कोशिकीय पाचन प्रणाली उपलब्ध कराता है। ऑप्शन ए राइबोसोम, गोल्जिकाय, लाइसोसोम, आंत। क्या होगा 55 का आंसर? आप आंसर कर दो फटाफट, 2 क्वेश्चन और बचे हैं। तो आप कर रहे हो मैम लाइसोसोम। क्या होगा? लाइसोसोम। क्वेश्चन कैसे लग रहा है आप जरूर बताना। जितने भी अब मेरे पास DSSB है और ये GIC है, मैं सबका आप लोगों को PYQ कराऊंगी, आप चिंता मत करो। ठीक है, मैं जान गई हूँ कि आप लोगों को भी लेवल मेंटेन चाहिए। गुस्सा आप लोग दिलाए तभी मैंने लेवल को गिरा दिया था। ठीक है, आप लोग अगर इस तरीके से पढ़ोगे तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। लाइसोसोम्स अंतर कोशिकीय पाचन प्रणाली उपलब्ध कराता है। लाइसोसोम की खोज 1955 में डी डूबे, इसको डाउन है, डी डूबे पढ़ते हैं, डी डूबे ने की थी। साइटोप्लाज्म के अवयवों में लाइसोसोम ऐसी संरचनाएं हैं जिनमें बहुत से हाइड्रोलिटिक एंजाइम पाए जाते हैं। इनका प्रमुख कार्य कोशिका के अंदर एवं बाहर पाचन क्रिया को क्रियान्वित करना है। ये संरचनाएं एंडोसाइटोसिस यानी जिन्हें फैगोसाइटोसिस एवं पिनोसाइटोसिस के द्वारा ग्रहण किए हुए पदार्थों को पचाती है। स्क्रीनशॉट जरूर आप लोग ले लिया करें ऐसे क्वेश्चन का। अब यहाँ देख लो, ATP का पूर्ण रूप क्या है, देख रहे हो आप लोग? ATP, ATP क्या है? OTP है क्या? OTP का ही फुल फॉर्म आप बता दे जरा, देख लें कितने लोगों को याद है। सब लोग OTP बताओ, OTP बताओ, बता दे जरा। आप कह रहे हो मैम वन टाइम पासवर्ड, हम लोग इतने भी गए गुजरे नहीं हैं जितना आप समझती हैं। ओके, क्या है? OTP यानी वन टाइम पासवर्ड। अच्छा, ATM का फुल फॉर्म क्या होता है? ATM का एक फुल फॉर्म बता दो आप। ATM कोई बताएगा? मैं वेट करूंगी, फिलहाल इसका आंसर करें। एडेनोसिन ट्राइफास्फेट, आर्जिनिन टेट्राफास्फेट, एडेनोसिन टेट्राफास्फेट, आर्जिनिन ट्राइफास्फेट। तो क्या होगा? आप बहुत अच्छे से जान रहे हो कि मैम ATP का पूर्ण रूप होता है एडिनोसिन ट्राइफास्फेट, यानी ए ही सही हो जाएगा। ATM का फुल फॉर्म क्या है? ऑटोमेटेड टेलर मशीन। क्या है? ऑटोमेटेड टेलर मशीन। मैं बहुत पहले ही फुल फॉर्म मुझे बहुत रटा हुआ था, जितना फिजियोलॉजी में होता है वो और ये सारी चीजें, लेकिन अब तो धीरे 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 मिस हो रहा है। बस फिजियोलॉजी वाला ही थोड़ा याद है, वो भी मैं आप लोग को पढ़ाती रहती हूँ तो याद है, नहीं तो वो भी गायब हो चुका होता है। ठीक है, ATM, APT, ATP यह ऑक्सीकरण और फास्फोरीकरण की क्रिया में भाग लेता है। ठीक है, अब एक क्वेश्चन आपका यही लास्ट है। अंडे की सबसे बाहरी परत क्या होती है? कोरोना, रेडिएटा, उपकला, जोना, पेलुसिडा। आप बता दें, बहुत कठिन कठिन शब्द है, इनमें से कोई नहीं। तो आप बता रहे हो कि मैम कोरोना रेडिएटा होता है। क्या होता है? कोरोना रेडिएटा होता है। ठीक है, एक्सप्लेन इसका पढ़ लो, कुछ है नहीं। ठीक है, फिलहाल इस तरीके से आप लोगों का मैंने 57 क्वेश्चन करा दिया। बाकी जो बचे हैं सेकेंड पार्ट में मैं लेकर के आऊंगी, ये आपको मैं करा दूंगी। क्वेश्चन कैसा लग रहा है? इस तरीके से PYQ आप करोगे? कमेंट बॉक्स में जरूर बता देना, चाहे अभी बता दो कि हाँ मैंने इस तरीके का जो भी PYQ है आप मुझे करा सकती हैं। ठीक है, फिलहाल ऐसे वीडियो पाने के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब कर लें। पुराने लोग भी जो सब्सक्राइब ना किए हो कर लें। ठीक है, नहीं तो ऐसे ही आप लोग घूमते रहो फिरते रहो, कोई बात नहीं है। खैर चलो, थैंक्स फॉर वॉचिंग।